आइए हम लोग सीखते हैं सार्थक अंक और कोटिमान। सार्थक अंक क्या होते हैं और कोटिमान क्या होता है, और यहाँ साथ साथ सीखेंगे संदिग्ध अंक, है ना। तो सार्थक अंक क्या होते हैं कि हम कोई भी जो भौतिक माप लिखते हैं उस भौतिक माप की एक सार्थकता होती है। अगर सार्थकता होती है तो किसी राशि के माप में ऐसे अंक जो मापक यंत्र द्वारा यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं, अथवा उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त की जा सकती है सार्थक अंक कहलाते हैं। फिर से समझते हैं मैं क्या कर रहा हूं। जैसे आप कभी भी आप स्केल यूज करिए और आप क्या करते हैं कि कहा जाए स्केल पर 2.5 सेमी की एक रेखा ड्रा करें, कोई दिक्कत नहीं। सेल पर उस स्केल से या इंच पटरी से आप 2.5 सेमी खींच पाएंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए 2.55 सेमी की रेखा व्यक्त बनाइए तो आप इस पटरी से 2.5 सेमी तो बना लेंगे, लेकिन अगले अंक दशमलव के दूसरे अंक को आप उस इंच की सहायता से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंच पटरी के लिए ये अंक और ये अंक सार्थक है। दशमलव के बाद का पहला अंक सार्थक है और दूसरा अंक जो है वो सार्थक नहीं। पहला अंक क्या है? सार्थक है, दूसरा अंक जो है वो सार्थक नहीं। तो आप समझते हैं सार्थक नहीं है तो यही चीज सार्थक, मतलब कि उसके अर्थ में जो यंत्र है उस यंत्र के अर्थ में वो माप है कि नहीं। ये यंत्र स्केल ही नहीं, वर्नियर भी हो सकता है, स्क्रू गेज भी होता है, वोल्टमीटर पर हो सकता है, अमीटर पर भी हो सकता है, धारामापी पर भी हो सकता है, विभव मापी पर भी हो सकता है। तो जितने भी यंत्र होते हैं अपना क्या करते हैं, एक सार्थकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने कहा एक पाव का बर्तन है जो दूध मापता है, जो 250 ml का है ना, तो ये सार्थक है 250 ml के लिए, लेकिन ये सार्थक नहीं है 251 ml के लिए, है ना। 251 ml के लिए सार्थक नहीं। मैं क्यों सार्थकता समझा रहा हूं, तो हम कोई भी माप, किसी राशि के माप में ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं, यथार्थता के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अर्थात 2 और 5 सार्थक अंक होगा, अथवा उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त की जा सकती है सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी राशि को आप निश्चित रूप से व्यक्त कर पाते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। तो एक अंकों की संख्या के रेस्पेक्ट में आपने सार्थक अंक का डेफिनेशन पढ़ा, और एक किसके रेस्पेक्ट में, यंत्र की यथार्थता के रेस्पेक्ट में सार्थक अंक का डेफिनेशन पढ़ा। ठीक बात आती है कि सार्थक अंक तो समझ में अगर आ गया तो सार्थक अंक को हम लोग पता कैसे करें, तो हमें समझना टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक ज्ञात करना। ठीक, सार्थक अंक कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। सार्थक अंक, पहला बात तो ये ध्यान रखिएगा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसके कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये अशून्य अंक हैं। ये सभी के सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अगर ये जहां पर भी दिखेंगे वो सब सार्थक अंक में कहलाएंगे। जैसे 0.3964 में अगर सार्थक अंकों की संख्या पूछा जाए तो 4 सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम आपको याद रखना होगा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब जब सारे जितने नियम पढ़ने, केवल शून्य के लिए पढ़ना कि शून्य कब सार्थक होगा। एक लैंग्वेज केवल सभी अंकों के लिए खत्म होगा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, संख्या के। कोई अगर आप अंक लिखें, कोई डिजिट लिखें, कोई राशि लिखें, हम किसके, यंत्र के रिस्पेक्ट में इसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग संख्या के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। मैंने 2 डेफिनेशन समझा है। अगर यंत्र के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो उसमें भी एक यंत्र अंक आ जाता है जो संदिग्ध में चला जाता है ना। तो सार्थकता हम लोग पढ़ रहे हैं किसके, अंक के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कोई भी अगर माप लिखा रहे, जैसे 3598 या 999, यहाँ 3 सार्थक अंक है, यहाँ 4 सार्थक है। अगर केवल अशून्य अंक दिखाई दिए सब सार्थक अंक में गिने जाते हैं, अर्थात शून्य को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक, अब शून्य कब सार्थक होगा उसको देखते हैं। 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा 2 अशून्य अंक हैं, 3 और 2 के बीच 2 शून्य आ गया, तो ये 2 शून्य क्या हो गया, सार्थक अंक हो जाता। और कुल मिलाकर के अशून्य अंक तो सार्थक होता है, ये दोनों शून्य सार्थक हो गए।
कुल मिलाकर 5 सार्थक अंक। जैसे 2022 चल रहा है, इसमें 4 सार्थक अंक है क्योंकि 2 अशून्य अंक है ना। तो 2 अशून्य अंक जैसे 3 0 0 0 6 लिख दें तो ये सब के सब शून्य सार्थक हो जाएंगे, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक, दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव की दाहिनी ओर के शून्य उपस्थित समस्त अंक सार्थक अंक होते हैं, शून्य को छोड़कर। या ऐसे समझें कि दशमलव के पहले अशून्य अंक है तो दशमलव के तुरंत बाद का शून्य सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाते, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल क्या होती है, 2। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो और दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर क्या है, आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ये शून्य तो सार्थक तो नहीं होगा, लेकिन अशून्य अंक के बाद आने वाला शून्य क्या होता है, सार्थक अंक होता है, अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। बात ध्यान समझिएगा, अशून्य अंक हमेशा सार्थक होगा। हमें सारा बवाल जो पढ़ना हो किस पर पढ़ना, शून्य पर पढ़ना। केवल शून्य बवाल मचाया कि हम सार्थक कब होंगे कब नहीं होंगे, उसी को पढ़ रहे हैं। यहां देखिएगा, अभी कह रहा है कि मैं अगर अशून्य अंकों के बीच आऊंगा तो सार्थक रहूंगा, अन्यथा नहीं रहूंगा। दूसरी बात ये कह रहा कि अगर मेरे पहले कोई शून्य है, दशमलव के पहले और बाद भी अगर शून्य लिखा गया है तो हम सार्थक अंक में नहीं रहे, लेकिन अगर हमको लिख दिया गया किसी अशून्य अंक के बाद तो मैं सार्थक बन जाऊं। फिर ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है तब अशून्य अंक के दाहिनी और सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अब समझिएगा, अगर दशमलव नहीं है तब ये जो शून्य इसमें केवल एक सार्थक अंक होगा, ये तीनों सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन आगे देखते हैं, लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा लिख दे 4000 तब तो सार्थक अंक शून्य नहीं है, लेकिन अगर 4000 kg लिख देगा ना तो शून्य की सार्थकता बढ़ जाएगी। अगर मात्रक आ जाता है तब शून्य की सार्थकता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। इस चीज को ध्यान रखें। तो 4000 में सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 है। ठीक, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के बाद शून्य सार्थक अंक होता है। इसके कहने का मतलब क्या, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक के बाद, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर अशून्य अंक के बाद, ये देखिए अशून्य अंक के बाद का जो शून्य है वो सार्थक अंक होता है, बाद वाला तो गिना जाएगा, कुल मिलाकर के 4 सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक, किसी संख्या में 10 की घात के सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। जैसे यहाँ पर 1.76 10 के घात -20 में केवल 176 ही क्या है, सार्थक अंक होते हैं। 176 ही क्या होते हैं, सार्थक। किसी संख्या में 10 की घात अगर लिखे हैं तो क्या होता है, 10 की घात में लिखे हैं तो वो सार्थक अंक में 10 की घात को नहीं गिनते हैं, जो अंक लिखे हैं वही सार्थक अंक में गिने जाते हैं। दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्याएं नहीं बदलती। जैसे दशमलव की स्थिति बदला जाता, 26.5 को 2.65 अगर बदल दें तो दोनों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3। दोनों में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ठीक, अगर दशमलव को आप उठा के 0.00265 कर देंगे तब वो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। या 265,000 और दशमलव इधर लगा दिए तब दशमलव को उसी संख्या के बीच, तभी भी यहाँ सार्थक अंक संख्या 3 है। तब क्या होगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि अशून्य अंक दशमलव लगा है तो अशून्य अंक के बाद का शून्य क्या होता है, सार्थक अंक। तो ऐसा आपने कर दिया किस तरह से कि दशमलव लगाया आपने 265 है और शून्य बढ़ा दिया इधर, तब ये सार्थक अंक होगा। लेकिन आपने शून्य तो बढ़ाया लेकिन दशमलव को भी उधर कर दिया, तब ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। अभी आपने पढ़ा ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर की शून्य जो होते हैं सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। बात समझे, सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। तो सभी चीजें क्या रहा, शून्य पर डिपेंड किया कि शून्य बताता है कि मैं कब सार्थक होऊंगा कब नहीं। तो याद रखिएगा, अशून्य अंक सार्थक अंक, दशमलव 2 अशून्य अंकों के बीच का शून्य सार्थक अंक, दशमलव अशून्य अंक के बीच का शून्य सार्थक अंक, दशमलव के पहले अशून्य है तो बाद का शून्य, तुरंत बाद का शून्य सार्थक अंक में नहीं गिना जाता,
परंतु शून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक में गिना जाता है। और अगला चीज याद रखेंगे कि 10 की घात में अगर कोई संख्या लिखी गई तो 10 की घात को हम लोग सार्थक अंक में नहीं लेते हैं, और दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि सार्थक अंक जो होते हैं उन सार्थक अंकों को छोड़ करके शेष अंकों को संदिग्ध अंक कहते हैं। जब कोई माप हम करते हैं, अभी मैंने बताया था कि आप कोई रेखा को आप 7.5 माप रहे हैं और आपसे कहा जाए 7.55 सेमी रेखा खींचिए और आप स्केल इंच पटरी उठा लेते हैं, तो आपकी सार्थकता दशमलव के एक स्थान तक है, इसलिए 5 जो होगा वो क्या होगा, संदिग्ध अंक हो जाएगा, है ना। तो या इसको निरर्थक अंक भी बोलते हैं, जो संदिग्ध अंक होते हैं उसे निरर्थक अंक भी बोलते हैं। तो किसी मापन में प्रेक्षण का अंतिम अंक उस राशि के यथार्थ मान को व्यक्त नहीं करता, यही अंक संदिग्ध अंक कहलाता है। एक चीज और समझते हैं, प्रत्येक माप का अंतिम अंक सदैव संदिग्ध होता है। संदिग्ध क्यों होता है? क्योंकि हम लोग त्रुटि जब पढ़े थे तो त्रुटि में मैंने बताया था यदि कोई माप 7.5 है तो ये गलती त्रुटिपूर्ण माप 7.4 या 7.6 हो सकती है। त्रुटिपूर्ण माप 7.4 या 7.6 हो सकती है। अर्थात हम मिस्टेक किस पर करते हैं? अंतिम अंक। यदि कोई माप इस तरह से 3.26 ऐसे हो तो इसको 3.25 या 3.27 कर सकते। आपको मापते समय केवल अगर कोई डिस्टर्ब होने वाला है तो उस मापक यंत्र से डिस्टर्ब होने वाला अंतिम अंक होता है, क्योंकि हमने एरर पढ़ा और एरर ये बताता कि हम गलतियां करते हैं किसी माप को व्यक्त करते समय, अंतिम अंक पर कुछ न कुछ क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। अगर उस यंत्र को हम लोग उपयोग करें जिस यंत्र से हम उस जैसे इसको मापने के लिए आप स्केल यूज करें, स्केल यूज करते समय ये 7.4 या 7.6 बन सकता है। अगर आप वर्नियर यूज करें तो 3.25 या 3.27 ये बन सकता है। तो अंतिम अंक जो होते हैं उनके यथार्थता कम हो जाती है, यथार्थ रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, यही अंक क्या कहलाते हैं, संदिग्ध अंक कहलाते हैं। तो दो बातें आपको समझ में आई कि जिनको हम लोग किसी यंत्र से मापते समय 7.5 सेमी इंच पटरी से मापेंगे तो 7 और 5 इसके लिए सार्थक है, 5 क्या है, निरर्थक अंक है। उसके लिए क्या है, अंतिम वाला 5 क्या है, निरर्थक है। ठीक उसी तरह से सार्थक अंक में अगर देखा जाए तो सभी अंक सार्थक, जब हम कोई माप व्यक्त करते हैं तो सभी अंक सार्थक होते हैं, लेकिन अंतिम अंक पर क्या होता है, कुछ न कुछ यथार्थता की कमी आ जाती है, इसीलिए उस अंतिम अंक को क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक कहते हैं। ऐसे भी क्या सार्थक अंकों को छोड़ करके शेष अंक निरर्थक अंक या संदिग्ध अंक कहलाते हैं। तो दो बातें समझिएगा, निरर्थक अंक कोई भी माप आप किसी यंत्र से व्यक्त कर रहे हैं, जो माप व्यक्त करते समय जो वैल्यू आपके यंत्र से बाहर है वो निरर्थक है, आपके यंत्र के मापने से बाहर है वो निरर्थक है। संदिग्ध क्या है कि जो हम व्यक्त कर पाते हैं उस अंतिम अंक पर हम कुछ न कुछ क्या करते हैं, त्रुटियां कर देते हैं, इसलिए उस अंतिम अंक पर क्या होता है, संदिग्ध रहता है। वो अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, संदिग्ध होता है। आगे देखते हैं। अब बात आती है, एक चीज जानना होता है कि हम लोग सार्थक अंकों की जब गणना कर रहे होते हैं तो सार्थक अंकों की गणना में हमें एक चीज ध्यान रखना होता है, क्या, अंक का परिशोधित करने का नियम याद रखना होता है ना। परिशोधित करने का मतलब ये है कि अगर इसको जान जाएंगे तो सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना समझ जाएंगे। जोड़ और घटाना, कभी भी कोई सार्थक अंक में जोड़ घटाना करते समय हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि जोड़ और घटाना या गुणा भाग करते समय उसमें उस दिए गए माप में जो सबसे न्यूनतम दशमलव अंक का माप रहता है उसी माप में हम उस वैल्यू को अंतिम में उत्तर के रूप में लिखते हैं, लेकिन कुछ अंकों को छोड़ देते हैं, तो उसी को अंकों के परिशोधित करने के नियम में हमें पढ़ना है। अंकों को परिशोधित करने का नियम क्या है, किसी प्रयोग में गणना द्वारा प्राप्त फल एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं, परिमाण को उचित सार्थक अंकों में व्यक्त करने के प्रथम अनिश्चित अंक या अंतिम सार्थक अंक तक परिशोधित करना पड़ता है। जैसे हम ये कहें कि आप इंच पटरी से 2.556 मापिए, सेमी मापिए, तो आपको इन अंकों को छोड़ना पड़ेगा और आना पड़ेगा 2.5 पर। परिशोधित करने का मतलब नियम ये जानते हैं, अगर कोई वैल्यू 5 या 5 से कम है, अगर वो वैल्यू मान लिया जाए, हम मान रखते हैं कि हमारा 2.5463 है ना,
तो अगर वो 5 से छोटा है तो उसको निकाल देते हैं और इसमें कोई परिवर्तन, इसके बाएं व दाहिनी ओर ये दाहिना अंक हटाते हैं और बाएं अंक में एक जोड़ना तुलना करते हैं कि 5 या 5 से अधिक है, तो 5 से अगर ये कम है तो कुछ नहीं करेगा, इस माप को 2.546 बना लेगा। ठीक, फिर यदि अंक 5 से बड़ा है तो परिशोधित होने वाले अंक में एक जोड़ा जाएगा, है ना। अगर ये 5 से बड़ा है तो परिशोधित होने वाले अंक में एक जोड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज और नियम ये जोड़ रखा है जिसका उपयोग हम लोग आगे नहीं करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं। एक नियम क्या जोड़ रखा है, हमारा तो मानना है कि यहाँ पर 2.55 ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखा है, यदि परिशोधित होने वाला अंक इवन है तो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब हाई परिशोधित होने वाला। और इसको हम लोग क्या करते हैं, परिशोधित करते समय करना है तो उसके बाद हमें जिस अंक को परिशोधित करना उसके बाद के अंक में की 5 से तुलना करते हैं। हमें 4 को परिशोधित करना, उसके बाद के अंक को 5 से तुलना करते हैं। अगर ये 5 या 5 के बराबर या 5 से ये बड़ा है तो 1 देता है, और 5 से अगर ये छोटा हो जाता है तो कुछ नहीं देता, है ना। 5 से अगर ये छोटा हो जाएगा तो कुछ नहीं देगा, ये 5 से छोटा है तो कुछ नहीं देगा, तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि परिशोधित होने वाला अंक सम है तो अपरिवर्तित रहेगा। इनके कहने का मतलब ये 2.5 या 4 लिखिए, कितना लिखिए, सम है, 4 सम होता है तो कोई बात नहीं, आप 2.55 ना लिखिए, 2.54 लिखिए। और यदि परिशोधित होने वाला अंक विषम है, जैसे 2.576 रहता तो हाई 5 से अधिक ही जाएगा तो एक इसको देने वाला है, तो चेक किया कि तुम सम हो कि विषम हो, ये चेक करके कहेगा तुम बताओ सम हो कि विषम हो, तू कह रहा मैं विषम हूं, तब कहेगा ठीक है एक ले लो, 2.58 लिख लो। बगल वाला अंक परिशोधित होता है अपने दाहिने वाले अंक से। दाहिने वाला अंक यदि 5 या 5 से क्या है, 5 के बराबर या 5 से बड़ा तक एक दे करके जाता है, और यदि छोटा है तो कुछ परिवर्तन नहीं करता, स्वतः चला जाता है। इसे परिशोधित करने का नियम कहते हैं। आप आगे चल करके आप सम विषम सबको जोड़ लीजिएगा, लेकिन कहीं कहीं बहुत आवश्यकता होगी तो हम लोग इसका यूज करेंगे कि बगल वाले से पूछेंगे तुम सम हो या विषम। अगर वो कहेगा मैं विषम हूं तो एक ले लेगा, अगर सम है तो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए सम था, है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे, ये परिशोधित करने का क्या है, नियम है। आगे देखते हैं, सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। देखिए सार्थक अंकों की गणना करने में 2 नियम का पालन करना चाहिए। प्रथम नियम क्या है कि यदि विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप के दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए। जोड़ते और घटाते समय उतना रखिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली माप में है। जोड़ते या घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली माप में है। कहने का मतलब क्या है, इससे समझते हैं। जैसे यहां इसको क्या करना, योगफल में सार्थक अंक बताना, 127.87 है, 3.624 है, और 450.1 है, 44.69 है, और 5432.6 है ना। दशमलव नीचे हमेशा दशमलव लगते हैं, बकिया जहां कोई अंक नहीं वहां शून्य भर लेते हैं, ये तो पता होगा जोड़, दशमलव के जोड़ में। अब ये कह रहा है कि सार्थक अंकों में योग ज्ञात कीजिए, तो सबसे न्यूनतम 1 अंक तक, कहां तक है, तो जोड़ते और घटाते समय इसको परिशोधित कर लें। जोड़ करके उत्तर कैसे देंगे देखिए, ये 4 आएगा, 7 2 9 9 18 को 8 1 6 6 12 13 13 6 19 8 27 27 से 28 को 8 2 2 2 4 है ना, 4 2 उसका 2 2 4 4 8 3 11 7 18 को 8 1 4 4 8 5 13 2 15 5 1 4 4 8 1 9 1 10 4 4 8 1 9 1 10 को 0 1 6 जोड़ लें। इसका उचित सार्थक अंक में उत्तर देना होता है ना। उचित सार्थक अंक में उत्तर देना आता है। उचित सार्थक अंक में इधर की वैल्यू नहीं, दशमलव के बाद की वैल्यू को न्यूनतम 1 स्थान पर रखेंगे। तो परिशोधित करने का नियम आपने पढ़ा था क्या, कि पहले 4 जाएगा तो 5 से छोटा तो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर 8 जाएगा तो 5 से बड़ा तो एक काम करेगा, बगल वाले को 1 दे देगा, बगल वाले को 1 क्या करेगा, दे देगा। तो आपने पढ़ा यदि सम है तो नहीं देगा, विषम है तो दे देगा। तो कोई बात नहीं, आपको मन करे दे दीजिएगा, नियम तो वही होता है, लेकिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये उचित सार्थक अंकों में जोड़ हो जाएगा।
अर्थात उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, या तो परिशोधित करके जोड़ लीजिए या जोड़ने के बाद परिशोधित कर करके कभी भी कहीं उचित सार्थक अंकों में उत्तर दीजिए। तो उचित सार्थक अंकों में उत्तर देने का अर्थ ये है कि सबसे पहले क्या करिए, आप ध्यान दीजिए उसमें सबसे न्यूनतम माप कौन सी है, दशमलव के स्थान तक। एक स्थान तक उसमें देना, 2 स्थान न्यूनतम है तो वहां पर देना। ठीक, जैसे यहां पर करा 74.1 मीटर में से 2.574 मीटर को घटाकर प्राप्त उत्तर को सार्थक अंकों में व्यक्त करें। सार्थक अंकों में व्यक्त करना ध्यान समझिएगा। तो घटाना इसको, तो यहाँ 0 भर देंगे, यहाँ पर भी क्या लेंगे 0 लेंगे जहां कोई अंक नहीं है। घटाना है तो यहाँ कितना हासिल जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ फिर 0 था, 1 हासिल आएगा तो 5 होगा, दशमलव हो जाएगा और यहाँ पर 3 था, 1 बचेगा और 7, 71.52 अब आपको उचित सार्थक अंक में उत्तर देना। तो उचित सार्थक अंक में उत्तर देने के लिए दशमलव के न्यूनतम कितना स्थान तक है, 1 स्थान, इस माप की तुलना में उत्तर देना होगा। तो लिखेंगे उचित सार्थक अंक में, उचित सार्थक अंक में ये देखिए 6 जाने वाला है, यहाँ से 6 जाएगा, 5 से बड़ा बगल वाले 1 दे देगा, तो 2 है नहीं लेगा, 2 ही रह जाएगा। अगर सेकेंड रूल को फॉलो करें तब सम है तो ले, नहीं लेगा, विषम है तो ले। लेकिन चलिए 3 भी अगर ये बन गया तो 5 को कुछ दे नहीं पाएगा, तो 71.5 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, 71.5। मीटर में है तो मीटर में ही आंसर दे देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 71.5 मीटर। समझ में आया, जोड़ और घटाना। द्वितीय नियम कहता विभिन्न मापों के गुणा अथवा भाग करते समय प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंक वाली माप, चाहे जोड़ या घटाना हुआ चाहे गुणा और भाग का हुआ, हम उतने ही सार्थक अंक रखेंगे। भागफल में केवल उतने ही अंक रखने चाहिए। फिर समझिए, विभिन्न मापों में गुणा करिए चाहे भाग करते समय प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने सबसे कम सार्थक अंकों वाली क्या है माप, उतने ही सार्थक अंक रखिएगा। जैसे एक गत्ते की सीट की लंबाई दे रहा है इतना, चौड़ाई इतना, सीट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग पढ़े हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 1.78 है और चौड़ाई कितनी है 1.10 जी। कभी भी 0 का मल्टीपल लास्ट में 0 लगाई, 11 11 88, 8 11 77, 8 7 15 85, 5 11 कम 11 8 19, 4 अंक पे दशमलव लगाना है। ठीक है, कितने अंक पर, 2 वहां 2 यहाँ, 4 अंक पे दशमलव लगा दे। ठीक, 1.9580 मीटर, मीटर का गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन उत्तर क्षेत्रफल का सार्थक अंक दशमलव के कितने स्थान तक, 2 स्थान। इसका मतलब यहाँ से जाना होगा, 0 जाएगा कुछ नहीं कर पाएगा, 8 जाएगा तो कुछ करेगा, बगल वाले को 1 क्या करेगा दे देगा, तो आंसर 1.96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिजिक्स की बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है जहां पर हमें परिशोधन करना होगा। आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, परिशोधन करके उत्तर देना होगा। तो इस चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तो आगे चल के परिशोधित कर पाएंगे। बात समझे, आगे समझते हैं इसी चीज को। करा एक धातु के टुकड़े का द्रव्यमान इतना ग्राम है, आयतन इतना है, तो धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंक में दीजिए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। अगर इस फार्मूले का यूज करें और उचित सार्थक अंक में हमें उत्तर देना, तो द्रव्यमान कितना है 4.237 ग्राम है ना, और आयतन 2.51 सेमी क्यूब होता है, 2.51। अब हम इसको भाग दे करके देखते हैं, 42 4 2। देखिए, इसको सबसे पहला काम ये करिए कि यहाँ 0 मान लीजिए। कभी भी भाग जब देगा फिजिक्स में ध्यान रखिएगा, दशमलव से दशमलव काटने के लिए यहाँ 0 मान ले, अगर कोई दिक्कत नहीं होगा। कि होगा, आपके पास क्या रुपया है, देखिए 2 रुपया है, कितना रुपया है 2 रुपया कि 20 रुपया है, कितना रुपया है आपके ना 200 रुपया, 2000 रुपया, कितना रुपया वही चीज कहता हूं। अगर कोई भी दशमलव के बाद अंकों के बाद जितना चाहे उतना 0 बढ़ा दो, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला, लेकिन दशमलव रहना चाहिए। ये नहीं कि अब 2 लगा करके लगे 0 बढ़ाने ना, तब कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दशमलव दशमलव काट देंगे, बराबर जब होता है तो 42 37 हो जाता है 251, या सॉरी
इतना हो गया। तो 4 2 3 7 में हमें भाग देना, किससे? 2 5 1 0 से। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, नहीं जा पाएगा, एक बार जाएगा। 2 5 1 0 7 2 और ये 12 में से 5 है 7 और यहाँ 1 बचेगा। अब दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि 8 बचे 40, 8 बचे 40, 7 बचे 35, 7 दूना 14 3 17, 7 बार जा सकता है, नहीं 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बचे 35, 7 एक कम 7 0, 7 एक कम 7, 7 बचे 35, 7 दूना 14 3 17, एक ही अंक है 17 570, नहीं जा रहा, 6 बार जाएगा। 6 सुना सुनना, 6 कम 6, 6 पचे 30, 6 दूना 12 3 15। अब घटाएंगे 0 1 2 और यहाँ कितना कितना 2 बचेगा। ठीक, 2210। अब यहाँ 0 और बढ़ा दें। ठीक, तो अब की बार 7 बार ले चलते हैं। 0 7 7 बचे 35 को 5 3 7 दूना 14 3 17, 8 बार जा सकता है क्या? मुझे लगता है 8 बार चला जाए। 8 बजे 40, 8 दूना 16 4 20 और 9 बार, 9 पचे 45, 9 दूना 18 4 22, नहीं जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 सुना सुनना, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 8 दूना 16 4 20, है ना। तो बचा कितना 0 और 8 2 10 और यहाँ 0 होगा और यहाँ 2 बचेगा, 20 20, है ना। तो यहाँ 2 अंक तक दे दिए। अब कितनी बार जा सकता है? फिर जाएगा, ये कम से कम 7 बार चला जाएगा। 6 बार जाएगा तो 1500 आ रहा, 7 बार जाएगा तो 7 बार चला जाएगा ना। तो लगभग मान लीजिए अगर वो आता है 1.687 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, है ना, सेमी क्यूब अगर आता है तो उत्तर आपको न्यूनतम 2 अंक तक है, उत्तर 2 अंक तक देंगे, ये इसको 1 दे देगा। वैसे तो नियम पढ़ो, बगल वाला अगर सम है तो नहीं देगा, विषम है तो दे देगा, नहीं देगा तो आपका 1.68 आएगा, अगर देता है तो 1.69 हो जाता है। अर्थात आपको उत्तर दशमलव के 2 ही स्थान तक देना। बात समझे? ये रहा सार्थक अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। निम्नलिखित मापों में सार्थक अंकों की संख्या लिखी। अभी सार्थक अंकों की संख्या पढ़ाया था मैंने। कुल सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी? 4 होगी। और इसमें कितने होगी? हाँ, मात्रक जब लग जाता है तो शून्य सार्थक अंक बन जाता है। 300 में 1 होगा, 300 मीटर में 3 होगा, मैंने बताया था, है ना, क्योंकि शून्य की सार्थकता है। ठीक, 3 होगा, ध्यान दीजिएगा, मात्रक लग जाने से बढ़ जाता है। यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 4 होगा और यहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं। करा किसी प्रयोग में लंबाई माप इतना सेमी तथा इस सार्थक अंकों की संख्या लिखिए यदि मापक यंत्र की अल्पतमांक कितना 1 सेमी है 1 मीटर। 1 सेमी है ना, अगर 1 सेमी है अल्पतमांक तो 1500 सेमी का रहा। अल्पतमांक 1 सेमी से माप सकता है तो ये 1500 का रहा। तो 1500 में सार्थक अंकों की संख्या हमें बताना। लंबाई मापित मान कितना है? 1 सेमी है। 1 सेमी का मतलब 1500 लिखा है। 1500 सेमी जब भी कभी मात्रक दे देगा तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और यहाँ देखिएगा 1500 है और यहाँ मीटर में बदलने 100 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 15। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। सार्थक अंकों की संख्या 2। निम्न गणना में परिमाण उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। ये कर लीजिएगा अपने से। किसी सरल सार्थक अंकों के जोड़ उचित मान्य करना है। 8.26, 3.4 और 6.296 जोड़ डालेंगे। 6 यहाँ 0 0 भर देंगे तो यहाँ 6 और यहाँ 15 5 1 4 4 8 1 9 और यहाँ पर 6 3 9 8 17 दशमलव इतना ढाई। न्यूनतम आप 1 स्थान तक है ना, तो 6 को हटाएंगे तो 6 बन जाएगा और ये जाएगा तो 1 दे देगा। कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो 18.1 ही पाएगा तो 18.0 आंसर हो जाएगा।
18.0 सेमी। ठीक, किसी आयत की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना है, आयत का क्षेत्रफल परिमाप उसकी उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। तो 10.5 परिमाप क्या करते हैं, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई लेते हैं, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई लेते हैं। लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 12 1 13.0 हो जाएगा। 2 का गुणा कराएंगे तो 13 दूना 26.0 हो जाएगा। तो उचित सार्थक अंकों की संख्या यहाँ कितनी आई, 2। क्षेत्रफल निकालना है तो 10.5 का गुणा कराना होगा किससे, 2.5 से। 25 25 125 को 5 12, 25 0 0 12 जोड़ेंगे 1, 25 1 25 1 26। 2 अंक पे दशमलव लगाना, 2 अंक पे लगा देंगे, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 है। लेकिन उचित सार्थक अंकों में ज्ञात करना है। उचित सार्थक अंक ही कहता है कि दशमलव के 1 का स्थान तक व्यक्त कर लीजिए। तो व्यक्त करेंगे तो यहाँ 5 जाएगा तो 1 इसको दे देगा, तो आंसर कितना आएगा, 26.3 मीटर है। तो वर्ग मीटर एरिया आ जाएगा, है ना, एरिया क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर में। समझ में, आगे देखते हैं। एक घन की भुजा 2.5 मीटर है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में उचित सार्थक अंक में ज्ञात कीजिए। एक घन की भुजा 2.5 मीटर है, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a², है ना। तो 6 गुणे 2.5 का स्क्वायर, 2.5 25 का वर्ग 625, 6.25 हो जाएगा, 6.25। अगर गुणा करेंगे 6 25 30, 6 दूना 12 3 15, 6 6 1 36, 1 37। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। लेकिन उचित सार्थक अंक में देना तो 37.5 आंसर हो जाएगा, क्या, वर्ग मीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू ले लेंगे तो 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5, 3 बार 25 25 625 में 25 का फिर गुणा कराएंगे तो 25 25 125 5 12 25 दूना 50 12 62 को 2 6 25 6 का 156 156 15 625 हो जाएगा, है ना। 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे। उचित सार्थक अंक में उत्तर देना इस घन का, तो सार्थक अंक में देने के दशमलव के 1 स्थान तक 5 को हटाएंगे तो ये 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि 5 से छोटा है। और बगल वाला 6 जो इसको दे देगा तो कितना आ जाएगा, 1.6, क्या, घन मीटर। आयतन कितना हो जाएगा, 1.6 घन मीटर। उचित सार्थक अंक में आंसर यही होगा। बात समझ जाए, कह रहा है घन की भुजा इतना है, इसके आयतन की उचित सार्थक अंकों में गणना पिछले वाले की तरह कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये है परिमाण की कोटि, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद ये चैप्टर्स में ये अंतिम हेडिंग है। बहुत परिमाण की कोटि समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग 10 की घात में व्यक्त कर रहे होते हैं, है ना। तो 10 की घात में व्यक्त करते समय हमें क्या करना होता है, कोटिमान भी ज्ञात करना होता है और परिमाण की कोटि, है ना। परिमाण की कोटि, कोई भी वैल्यू जो होती है उस घाती रूप में जब व्यक्त की जाती है, जैसे 3200 है और इसको घाती रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, कोई भी वैल्यू दिया है तो कहीं नहीं दशमलव हो तो अंत में मानते हैं। पहला नियम ये जान लीजिए, कोई वैल्यू दिया है कहीं नहीं दशमलव हो तो अंत में मानते हैं, शुरू में या बीच में कहीं नहीं मानते। दिया है तो ठीक है, जैसे 25.005 ये दिया है तो ठीक है। अब घाती रूप में कभी भी व्यक्त करते समय एक बात ध्यान रखेंगे, दशमलव को दाहिने ले जाए चाहे बाएं, हमेशा उसके पहले 1 अंक रहना चाहिए, है ना। जैसे 0.00625 है। अब हमें दशमलव घाती रूप में जब भी कभी व्यक्त कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा इसको, किसी भी चीज को हम लोग जब घाती रूप में व्यक्त करते हैं तो उसके पहले केवल 1 अंक रखते हैं। 1 अंक रखने का मतलब दशमलव को उठा के यहां तक लाना होगा तो 200 हो जाएगा। अब 10 का घाती रूप बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी हम लोग दशमलव को दाहिने तरफ ले जाते हैं या बाएं तरफ, अगर दाहिने तरफ ले जाते हैं तो प्लस घात लगाते हैं और बाएं तरफ लगाते हैं तो माइनस घात लगाते हैं। दशमलव को उठा करके अगर आप दाएं तरफ ले गए तो प्लस घात लगाते हैं, जितनी बार ले गए उतना, और बाएं तरफ ले गए तो माइनस घात, दाहिने तरफ ले गए तो माइनस घात, बाएं तरफ ले गए तो प्लस घात। ये दशमलव उठ करके यहां तक आया, 3 अंक उठ करके आया ना, तो 10 के घाते 3 हो जाता है, ये घाती रूप में हो जाता है, ठीक। अब इसके पहले 1 अंक रखना तो दशमलव उठ के यहाँ आएगा ना, और जब उठ के आएगा तो ये 6.25 लिखा जाएगा, लेकिन घाती रूप में लिखना होगा। 3 अंक इधर गया तो 3 अंक में माइनस लिख देंगे, 6.25 गुणे 10 घाते -3 लिख देंगे, ठीक। अब इसकी बात आती है तो दशमलव के 1 अंक इधर रखना है तो 2.5005 गुणे 10 के घाते किधर ले गए, बाएं तरफ, बाएं के तरफ घात 1 रखते हैं। 1 को मन करे लिखिए चाहे मत लिखिए, बात समझे। जैसे फिर समझते हैं 25,000,
ऐसे है तो दशमलव कहीं नहीं तो यहाँ माना जाता, तो दशमलव को उठा करके ऐसे स्थान पर लाइए जहां पर ये क्या हो, उसके पहले एक अंक आ जाए। तो यहां जब उठ करके आए 2.5000 मन कर लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं, के अंक आए 1 2 3 4 5 अंक आए, 5 अंक दाहिनी तरफ गया तो 10 के घात उतना 5 घात लगा देंगे प्लस में, अगर ये बाई तरफ जाता तो माइनस में लगा देते। बात समझ में? तो इस तरह से हम 10 की घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं। अब बात आती है तो 10 की गुणांक संख्या उस राशि का परिमाण की कोटि या कोटिमान कहलाता है। किसी संख्या को 10 की घात के रूप में लिख देना क्या कहलाता है? कोटिमान कहलाता है। 10 की घात के रूप में लिखते समय केवल 10 की घात में बताइए कितनी वैल्यू होगी, ऐसा जब कहे तो कोटिमान ज्ञात करने का नियम होता है। क्या नियम होता है कि करड़ी में 10 बराबर 3.16 वैल्यू होती है। करड़ी दिए गए दशमलव मान को करड़ी में 10 बराबर 3.16 से तुलना करते हैं। यदि वह मान क्या है, बड़ा या बराबर है तो कोटि जो होगा, कोटि लिखते समय +1 कर देंगे, और यदि छोटा है वह मान 3.16 से तो कोटि में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोटि में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझिएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कहे इसका कोटिमान लिखिए, तो पहला काम उसको 10 की घात के रूप में व्यक्त कर दीजिए। अब ये जो 2.5 है उसको तुलना करिए किससे, 3.16 से। अगर ये क्या है, बड़ा है तो 2.5 बड़ा है छोटा है, 3.16 से छोटा है, तो कोटिमान जो होगा ये कोटिमान हो गया। तो इसकी जो कोटि जब लिखी जाएगी घात, कोटिमान लिखते समय 10 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 10 की घात 5 होगा, और कोटि भी, कोटि का मतलब घात, कोटि जो है 5 है और कोटिमान 10 की घात 5 है। अब यहां आइएगा, ये जो वैल्यू है 6.25 है, इसका तुलना करेंगे 3.14 से, है ना, 1/6 से। क्या ये बड़ा है छोटा है? ये वैल्यू 3.16 से क्या है, बड़ी। अगर बड़ी है तो 10 की घात के रूप में लिखते समय उसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -2। तो कोटिमान क्या हो गया, उस वैल्यू का कोटिमान 10 की घात -2 हो गया, और कोटि अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा, -2 होगा। बात समझिएगा। हमने यहाँ बहुत अच्छी बात बताया, मैंने कहा फिजिक्स का जब क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे तो फिजिक्स के क्वेश्चन को लगाते समय हमें जानना होता है कि कोटिमान 10 की घात के रूप में कैसे व्यक्त करें। तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो वैल्यू जब दी रही होती है उस वैल्यू में क्या होता है कि दशमलव अगर नहीं दिखता तो अंत में मानते हैं, उसी दशमलव को दाहिने और बाएं ले जाते हैं। अगर दिखता है तो ठीक है, वहां से भी दाहिने बाएं ले जाते हैं, नहीं दिखता तो अंत में मानते हैं।